stunning beaches, vibrant street markets, delicious foods and very rich culture। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लैंड ऑफ स्माइल्स थाईलैंड की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फुकेट और कराबी को। दोस्तों, फुकेट और कराबी आजकल की सबसे ज़्यादा लाइमलाइट और लिस्ट में हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस हैं विजिट करने के लिए। वैसे तो आपको YouTube पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी फुकेट और कराबी के लिए, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है दोस्तों। वैसे तो फुकेट और कराबी में चहल पहल पूरे साल ही लगी रहती है, लेकिन यहाँ का टूरिस्ट सीज़न बेसिकली नवंबर से लेके अप्रैल तक का होता है। हमने अपना ट्रिप नवंबर के महीने में प्लान किया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फुकेट और कराबी में कौन कौन सी जगह है जहां आप स्टे कर सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशंस जहां आप घूम सकते हैं, क्या क्या वहां पे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों। हमने इस ट्रिप के लिए दोस्तों कोई भी ट्रैवल पैकेज बुक नहीं किया था। जितनी भी बुकिंग्स थी वो हमने अपने आप ही कराई थी और 90% बुकिंग्स हमने इंडिया से ही कर ली थी दोस्तों, जैसे कि होटल्स, टैक्सीज़, फेरीज़, ताकि वहाँ जाके हमें बार्गेन ना करना पड़े और किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जितने भी एक्सपेंसेस जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो या तो इंडियन करेंसी में होंगे या थाईलैंड की करेंसी थाई बात में। करंट रेट्स की अगर मैं बात करूं तो थाई बात इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज़ 2.5 से लेके 3 रुपीज़ तक का होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ द बुकिंग्स हमने इंडिया से ही कर ली थी, तो हमें बहुत ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो पूरे फुकेट और कराबी में आपको जगह जगह कैश एक्सचेंज के काउंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो बेटर है कि आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके लेके जाइए ताकि आपको अच्छे रेट्स मिल पाएँ। सबसे पहले दोस्तों हमने अपना सफ़र शुरू किया IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। फुकेट के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली और इंडिया के बहुत सारे शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद से आपको मिल सकती है। और फ़्लाइट के एक्सपेंसेस जैसा कि आप जानते हैं कि वेरी करते हैं, आप कितनी जल्दी प्री बुक कराते हैं, कितनी लेट बुक कराते हैं और किस सीज़न में आप जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें ये फ़्लाइट 74,500 2 पर्सन्स की पड़ी, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है वहाँ का वीज़ा। वीज़ा रिलेटेड गाइडलाइंस आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगी और मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वीज़ा रिलेटेड गाइडलाइंस को चेंज करती रहती है। अगर मैं बिल्कुल रिसेंट अपडेट की बात करूं तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए अप टू 60 डेज़ वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ कर दी है दोस्तों। और लकीली हमारा ट्रैवल भी वीज़ा फ्री रहा और हम पहुंचे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच के बैगेज कलेक्शन से पहले आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, वहाँ पे बैठे ऑफिसर को अपना पासपोर्ट देना है, वो आपके थंब इम्प्रेशंस और फोटो डिजिटली कैप्चर करेगा। उसके बाद आपके पासपोर्ट पे एक डेट के साथ ऑन अराइवल की एक स्टैंप लगा दी जाएगी। उसके बाद आप इजीली फुकेट में घूम सकते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम सीधा चले गए टैक्सी काउंटर्स पे, जहाँ पे हमारी प्री बुक टैक्सी ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। ये टैक्सी दोस्तों हमने क्लूक से बुक की थी। क्लूक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों और इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको इससे बहुत मदद मिल सकती है। हमने अपनी सारी टैक्सी बुकिंग्स, फेरी बुकिंग्स और छोटे मोटे टूर पैकेजेस इसी से ही बुक किए। फुकेट के स्टे ऑप्शंस यहाँ के 2 फेमस बीचेस पैटोंग बीच और कैरन बीच पे इजीली अवेलेबल हैं। हमारा रिजॉर्ट दोस्तों कैरन बीच पे सिचुएटेड था और फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट पहुंचने के लिए हमें 40 से 45 मिनट का समय लगा। ये टैक्सी जैसा कि मैंने आपको बताया हमने क्लूक से बुक करी थी, तो इसका प्राइस था सिर्फ 1650 रुपीज़। इसके बाद हम सीधा अपने रिजॉर्ट पहुंचे। हमारे रिजॉर्ट का नाम था कैरन फुनाका रिजॉर्ट। ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। चलिए मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी का व्यू कराता हूँ। चलिए दोस्तों आपको रूम का व्यू दिखा दिया जाए।
ये रहा हमारा रूम 3206, चलिए ऐसा होता है। ये रहा हमारा रूम और यहाँ पे 2 हमें ट्विन बेड्स मिले हैं, छोटे वाले। हालांकि हमने इन लोगों को कहा था कि हमें एक सिंगल बेड में मिल जाए, पर वो नहीं अवेलेबल हो पाया। फिर मैं आपको बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने है कैरन बीच और ये इस होटल का पूल। इस रिजॉर्ट का हमने सी व्यू रूम बुक किया और इसकी कॉस्ट तकरीबन 7500 पर नाइट हमें पड़ी। बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और इस तरह से कुछ रूम का व्यू। होटल में कुछ देर स्टे करने के बाद हम निकल पड़े कैरन बीच और इसके आसपास की मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो होटल में कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं कैरन बीच पे। ये कैरन बीच रोड है जिसके पास पूरी मार्केट है इसके राइट साइड पे, और यहाँ पे कैरन बीच रात का टाइम में नहीं दिख पाएगा और इसका हम कल सुबह पता करेंगे। ओ वाह, कितनी अच्छी लाइटिंग कैप्चर हुई है। ये यहाँ पे कुछ रिलीजियस कुछ लग रहा है यहाँ पे, और ये पूरी कैरन बीच रोड है। बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी। हमें तकरीबन आधा पौना घंटे से ज़्यादा हो गया पैदल चलते हुए और ये ख़त्म नहीं हो रही। इस रोड के पास बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पे रॉ फिश सामने उन्होंने रखी हुई है, जो आपको सेलेक्ट करनी है, जो आपको खानी है वो आपको तभी के तभी रोस्ट करके दे देगा। वो अभी आपको दिखाऊंगा। एक छोटी सी मार्केट कुछ दिख रही है अंदर, ये भी खाने पीने वाली चीज़ें लग रही हैं। ये देखिए क्या मैंगो स्टिकी राइस बहुत आ जाए। इससे पहले बताओ, आम के साथ चावल कौन खाएगा भाई यहाँ पे। ये कुछ गोल गोल सी मीठी मीठी सी आइटम है, ये जो पीछे लगा हुआ है ये भी बनेगा। 80 बात का है ये देखते हैं क्या बनता है इसका। चलो दोस्तों, आइसक्रीम रोल तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। वाह मीठा भी नहीं था, तो पता नहीं क्या दूध सा था उसमें। जितना स्ट्रॉबेरी में जितना स्वीटनेस होती है बस उतना सा मीठा था। हमने फेंक दिया, हमारे 80 बात बर्बाद हो गए। तो अभी इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं कोई हमें। कैरन बीच पे एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है जिसका नाम है किरण रेस्टोरेंट। यहाँ आप जाके इंडियन फूड का बेहतरीन मज़ा ले सकते हैं। डे 2 की शुरुआत हमने की यहाँ की लोकल मार्केट से एक स्कूटी हायर करके, और ये स्कूटी हमें 300 बात की पड़ी और इसमें 100 बात का पेट्रोल डलवा के हम निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया वो था द बिग बुद्धा। अनफॉर्चुनेटली
हाल फिलहाल में हुए एक लैंडस्लाइड की वजह से इस पॉइंट को टेम्परेरीली बंद किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पार्किंग लॉट से भी वही व्यू आता है जो कि बिग बुद्धा के स्टैचू से आता है। चलिए मैं आपको वहां का व्यू दिखाता हूँ। इस पॉइंट के बाद हम निकल पड़े यहाँ के बहुत ही फेमस टेंपल वॉट चलोंग की ओर। वॉट चलोंग यहाँ का एक लोकल बुद्धिस्ट टेंपल है और यहाँ के लोगों में इसकी बहुत ही मान्यता है। यहाँ 2 से 3 मंदिर बने हुए हैं। चलिए मैं यहाँ के आपको कुछ खूबसूरत व्यूज दिखाता हूँ। इस मंदिर में हमने एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज देखी। यहाँ एक छोटी सी भट्टी बनी हुई थी जिसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद पटाखों की आवाज आ रही थी। लोकल से पता करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे लोग कोई भी मान्यता पूरी होने के बाद अपनी खुशी इसी तरह जाहिर करते हैं। वो यहाँ पे पटाखे जला के भगवान का थैंक्स करते हैं। इस पॉइंट को कवर करने के बाद हम पहुंचे ओल्ड फुकेट टाउन मार्केट। बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी और हमें मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम था अमृतसर। तो हम चले गए वहाँ पे इंडियन फूड खाने और वाह मज़ा आ गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ओल्ड फुकेट टाउन मार्केट जाएं तो वहाँ पे अमृतसर का खाना ज़रूर ट्राई करें। लकीली उस दिन संडे था और मैं आपको बता दूं कि ओल्ड फुकेट टाउन मार्केट, जिसे कि फुकेत वॉकिंग स्ट्रीट भी बोलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन ओपन स्ट्रीट मार्केट लगती है जो कि पूरे फुकेट में फेमस है। इस मार्केट में आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल फूड और बहुत ही बेहतरीन वाइब आपको देखने को मिल सकती है। चलिए मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। इस मार्केट को घूमने के बाद हम चल पड़े अगले पॉइंट पे जिसका नाम था प्रोमथेप केप। प्रोमथेप केप एक सनसेट पॉइंट है और यहाँ का जो सनसेट व्यू है और यहाँ का जो लैंडस्केप आता है वो बहुत ही बेहतरीन और सुकून भरा है। बहुत ही बेहतरीन सनसेट व्यू के बाद हम आ गए पैटोंग बीच के बंगला वॉकिंग स्ट्रीट पे।
अगला वॉकिंग स्ट्रीट जो कि वर्ल्ड फेमस पॉइंट है, इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। यहाँ की वाइब और यहाँ का जो माहौल है वो एक अनदर वर्ल्ड माहौल दिखाई देता है। यहाँ की जो नाइट लाइफ है और यहाँ की जो वाइब है वो बेसिकली आपको यहीं मिलेगी दोस्तों। यहाँ के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब भी आप फुकेट आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो यहीं एग्जिस्ट करती है और यहाँ की नाइट लाइफ का एक अलग लेवल है, एक अलग दुनिया है। डे 3 के लिए हमने दोस्तों प्लान किया था फीफी आइलैंड टूर। ये टूर बहुत ही फेमस है और ये टूर भी हमने क्लूक से ही बुक किया था। ये एक कंप्लीट पैकेज था जिसमें आपके होटल से पिकअप, ब्रेकफास्ट, लंच और लास्ट में बैक टू होटल ड्रॉप सब इंक्लूडेड था। ये टूर पैकेज हमें 12,000 इंडियन रुपीज़ में पड़ा, जो कि 2 लोगों के लिए इंक्लूडेड था। तो सबसे पहले एक शेयर्ड टैक्सी जो हमारे होटल से हमें पिक करने आई और जो हमें यहाँ से सीधा ले गई यहाँ की जेटी पे, जहाँ से हमारी स्पीड बोट और हमारा पूरा ग्रुप जाने के लिए तैयार था। यहाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमें पूरा प्लान समझाया गया, हमें लाइफ जैकेट्स दी गई और हम लोग अपनी बोट में सवार हो गए। और सबसे पहला पॉइंट जो इस पैकेज में इंक्लूडेड था वो था बैम्बू आइलैंड। बैम्बू आइलैंड पे हमें 1 घंटा स्पेंड करने के लिए मिला और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और वाइट सैंड हमने देखी। चलिए मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। बैम्बू आइलैंड के बाद अगला पॉइंट था कैमल रॉक। कैमल रॉक बेसिकली एक कैमल शेप में रॉक है जिसको आपको बोट से ही देखना होता है। कैमल रॉक देखने के बाद हमें ये ले गए एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी, जी हाँ, स्नॉर्कलिंग के लिए। यहाँ की स्नॉर्कलिंग वर्ल्ड फेमस स्नॉर्कलिंग है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के कोरल्स और यहाँ की फिश स्पीसीज बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आपको एक बार ज़रूर करनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटा स्नॉर्कलिंग करने के बाद लंच के लिए हमें ये लेके गए फीफी डॉन आइलैंड। फीफी डॉन आइलैंड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे जो लंच था वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे लंच किया और कुछ देर इस आइलैंड पे स्पेंड किया। फीफी डॉन आइलैंड में हमने यहाँ की कोकोनट आइसक्रीम ट्राई की और मैं आपको बता दूं कि कोकोनट आइसक्रीम बहुत ही अमेजिंग थी।
फीफी डॉन आइलैंड कवर करने के बाद हम पहुंचे अगले आइलैंड जिसका नाम था फीफी ले आइलैंड। फीफी ले आइलैंड में जो सबसे पहला पॉइंट हमें दिखाया गया वो था फिले लैगून। फिले लैगून और वाइकिंग केव ये दोनों जगह हमें साइट सीइंग कराई गई जो कि बोट से ही कराई गई। यहाँ पे आपको पानी में उतरना अलाउड नहीं था। यहाँ फ़ोटोशूट करने के बाद हम गए अपने अगले राउंड ऑफ स्नॉर्कलिंग के लिए। इस पैकेज में 2 बार स्नॉर्कलिंग कराई जाती है, पहले फीफी डॉन आइलैंड पे और दूसरी फीफी ले आइलैंड पे। ये दोनों ही पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्नॉर्कलिंग सेशन के बाद हम गए इस टूर के लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम था माया बे बीच। माया बे बीच पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। स्विमिंग अलाउड नहीं होने का एक ही कारण है कि यहाँ की मरीन लाइफ और यहाँ के कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस पॉइंट को कवर करने के बाद हम वापस पहुंचे जेटी पे, जहां से शेयर टैक्सी के थ्रू हमें अपने अपने होटल्स में ड्रॉप कर दिया गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था और ये आपको ज़रूर करना चाहिए।